हेलो वेलकम एवरीबॉडी टू माय चैनल। सो आज हमारे पास है मेरा कल, इन्होंने मेरे साथ ही 2016 में आईटी ऑफिसर ज्वाइन किया था। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। आई एम अमनदीप सिंह, वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन अ पब्लिक सेक्टर बैंक एंड आई हैव क्वालिफाइड दीज एग्जामिनेशंस. आई हैव वर्कड इन करियर लॉन्चर ऑल्सो एज ए फैकल्टी. बैंक का नाम हम नहीं लेंगे ड्यू टू सम रीजंस, बट वी आर वर्किंग इन अ पब्लिक सेक्टर बैंक और एज एन आईटी ऑफिसर स्केल 1 हमने ज्वाइन किया था 2016 में. और एक मजे की बात मुझे ये अभी तक याद है कि मैंने इससे फास्ट कोई एग्जाम प्रोसेस नहीं देखा था. मतलब मैंने पीओ के भी एग्जाम दिए थे, एसएससी का भी दिया था, बट जैसे मैं आपको इसी एग्जाम के बारे में बताऊं जिसके थ्रू हमने जॉब ज्वाइन की थी, तो मुझे जितना याद है जनवरी या फरवरी में हमने एग्जाम दिया था. उसके नेक्स्ट इमीडिएट मंथ हमारा रिजल्ट आ गया और अप्रैल में हमारी ज्वाइनिंग भी हो गई थी. मतलब अप्रैल में, सॉरी ज्वाइनिंग नहीं, अप्रैल में रिजल्ट आ गया था कि हमको बैंक में सिलेक्शन हो गया है और जून में हमने ज्वाइन कर लिया था. तो मतलब 4-5 महीने में प्रोसेस खत्म हो जाता है. इससे फास्ट कोई भी और एग्जाम का प्रोसेस मेरे नॉलेज में तो नहीं है. सो अब अभिषेक से पूछते हैं कि इन्होंने कैसे तैयारी करी थी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभिषेक, आपने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया और आपने कितने टाइम इसकी तैयारी करी थी और डेडिकेटेड इसी एग्जाम की तैयारी करी थी और भी कोई एग्जाम आप दे रहे थे? देखिए, पहले तो मैं तैयारी करता गेट की. ओके. उसके बाद गेट के साथ साथ मैंने एग्ज़ाम दिया एसबीआई आईटी का. ओके. उसके बाद उससे मैं थोड़ा आइडिया लगा कि मतलब कैसा एग्ज़ाम होता है, क्या होता है. वहाँ थोड़ा मेरा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ तो मुझे लगा कि गेट में न जा करके हमें आईटी में आना चाहिए. उसके बाद मैंने 6 महीने तैयारी की थी इसकी डेडिकेटेड. ओके. 6 महीने में मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था. तो क्योंकि गेट तैयारी की तो टेक्निकल का थोड़ा आइडिया हो गया था. 6 महीने में मोस्टली मैंने टेक्निकल नहीं पढ़ा है, जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसका, लाइक रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गई, इसकी तैयारी की थी. इससे मतलब एग्ज़ाम ऐसा है कि इसको 6 महीने में क्रैक किया सकता है अगर आपका थोड़ा बहुत मतलब पहले से आइडिया है तो प्रैक्टिस में हो सकता है ये. मैं एक मिनट फैन ऑफ कर देता हूँ, शायद फैन का डिस्टर्बेंस आएगा. आप बैठिए आराम से. तो 6 महीने जो आपने तैयारी करी थी इसकी, मतलब आपने स्टडी, जैसे आप बता रहे हैं आप गेट की तैयारी ऑलरेडी कर चुके थे, तो मैं जो समझता हूँ कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क, जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स आते हैं वो तो आपके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहे होंगे. हाँ. तो आप थ्योरी पार्ट पे फोकस करते थे या मॉक प्रैक्टिस पे फोकस करते थे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? मतलब आपका मेजर फोकस एरिया क्या रहता था उन 6 महीनों में? देखो, प्रैक्टिस टेस्ट तो बहुत नहीं लगाए थे, लेकिन ये था कि सेक्शन वाइज पढ़ता है. जैसे मतलब अभी सेक्शन का प्रैक्टिस करना है तो सिलॉजिज्म कभी कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी मतलब सीक्वेंस वाले प्रॉब्लम होते हैं वो कर लिए. तो उस पर टाइमर लगा के सॉल्व करते थे कि इतना सेक्शन हम कितने टाइम में कर रहे हैं. पूरा पेपर देना थोड़ा इरिटेटिंग लगता था कि भाई बहुत टाइम लग रहा है बैठ करके, इतना नहीं कर पाते थे. और बहुत टेक्निकल इसमें नहीं पढ़ना पड़ता है डीप में कि मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं गेट के, ये वो. मतलब हर चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशंस क्या हैं, किसका क्या लिंक है, वो सब रहेगा तो एग्ज़ाम इजीली क्रैक हो जाता है. नहीं तो मतलब गेट में इन डेप्थ ज्यादा आता होगा ना? गेट में तो बहुत आता है. गेट में तो भाई न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे हर चीज़ के. ओके. मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही आएंगे और इसमें मुझे याद है शायद हम जब पेपर दिए थे 2015-16 में, तो 1-2 प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन रहे होंगे कि इसका आउटपुट क्या होगा, या वो भी नहीं थे शायद. मतलब ज्यादा तो नहीं था कुछ ऐसा. नॉर्मल होता है इसमें. मतलब डेफिनेशंस होती हैं सारी कि कौन सी क्या चीज़ है, क्या क्या है, क्या नहीं है. क्योंकि मैंने भी जब ज्वाइन किया था मुझे याद है जो हमारे 2013 के सीनियर ऑफिसर्स थे यहाँ पे, उनके टाइम पे बताते थे कि आउट ऑफ 10-20 क्वेश्चंस तो ऐसे आते थे कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है. और अब जो हमारे बाद बैच ज्वाइन कर रही है 2021-2022 में, वो बताते हैं कि बहुत टफ हो गया है पेपर. इवन मतलब मैंने भी एसबीआई का दिया था तो मुझे एसबीआई का भी पेपर कंपैरेटिवली काफी टफ लगता था आईटी ऑफिसर का कंपेयर टू आईबीपीएस आईटी ऑफिसर के एग्जाम. अभी न्यू टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे ना. मतलब ओरेकल पे आ जाएगा जो हम लोग नहीं भी पढ़ते हैं उसमें बीटेक में. हाँ. वो सब चीज़ें आती हैं. तो उन क्वेश्चंस को फिर एस्पिरेंट्स कैसे हैंडल करें? मतलब आपने बीटेक में नहीं पढ़ा है और आपको इंडस्ट्री का एक्सपोजर भी नहीं है. हम मान के चल रहे हैं कि ये जॉब फ्रेशर्स को अलाउ करती है, दे आर एलिजिबल टू गिव द एग्जामिनेशन. तो आपका ओरेकल में एक्सपर्टीज होना इज नॉट अ मैंडेटरी कंडीशन. तो वो क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें? देखो, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज हैं, अभी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा. पाइथन से आ गया मान लो एक क्वेश्चन, एक सिंटैक्स पूछ लिया, कभी ओरेकल से पूछ लिया, कभी क्लाउड कंप्यूटिंग से पूछ लिया अंदर घुस करके. तो इतना सब तो आप कवर नहीं कर सकते. तो बेसिक है, अपना अपना बेसिक सिलेबस पे जाओ. बाकी कुछ क्वेश्चंस लगेंगे, मतलब हिट एंड ट्रायल पे लगेंगे. कभी लगेगा कि यार 2 ऑप्शन ये तो गलत लग रहा है, ये नहीं होगा. इसी तरह टैकल कर सकते हैं. बाकी सब पढ़ने चले जाएंगे तो फिर कवर करना मुश्किल है पूरा सिलेबस. तो ये बताइए, जैसे बहुत मैंने यूपीएससी के लिए भी कई ऐसे वीडियोस देखे कि
आपके मतलब लोग 6-6 साल 8-8 साल तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, या गेट के लिए भी मेरे कुछ फ्रेंड्स थे 3-3 4-4 साल तैयारी करें। तो किसी भी एस्पिरेंट को, जैसे हम इसी जॉब की बात करें क्योंकि हम इस जॉब में ऑलरेडी वर्किंग है कई साल से, भी नो द इन एंड आउट्स की क्या बेनिफिट है, क्या कौन से हैं, तो आपके समझ से किसी एस्पिरेंट को कितना इसके लिए, कितनी वर्थ है ये जॉब, कितना टाइम वो फुल टाइम एफर्ट इसके लिए दे और उसके बाद वो फिर मूव ऑन करे? मुझे लगता है 2 अटेम्प्ट दे सकता है इंसान। मतलब अगर 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो फिर ज़्यादा एफर्ट देना तो वर्थ नहीं है, उसको प्राइवेट में स्विच कर लेना चाहिए। प्राइवेट में बाद में भी स्विच कर सकता है। मान लो इसमें एक अच्छी बात यह है कि मान लो जॉब में आ गया लड़का, अब उसको लग रहा है कि नहीं मुझे ग्रोथ नहीं दिख रही है या फिर उतना अच्छा नहीं लग रहा, उसको लग रहा है मुझे ज़्यादा पैकेज चाहिए, तो वो प्राइवेट में कभी स्विच कर सकता है। गवर्नमेंट जॉब में दिक्कत ये है कि मान लो उसमें चले गए एक बार, तुम आईटी बैकग्राउंड से हो, फिर किसी कोर गवर्नमेंट में चले गए, तो फिर आईटी से टच हट जाएगा, उसका फिर आईटी में थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। इसमें क्या है कि थोड़ा टेक्निकल आपका काम रहेगा तो वहाँ स्विच करना थोड़ा आसान रहेगा। हाँ, इवन हमने अपने बैंक में भी देखा कि कई सीनियर्स 2 to 3 टाइम्स पैकेज में प्राइवेट सेक्टर में स्विच कर जाते हैं, जिनके लिए जॉब सिक्योरिटी इज नॉट द प्रायोरिटी, रेदर सैलरी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो वो जाते हैं। तो मतलब ये अपॉर्चुनिटी आपको रहेगी, और स्पेशली आज के टाइम पे आईटी मार्केट इंडस्ट्री बहुत बूमिंग है, तो आपकी प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज बहुत वास्ट है आज की डेट में। ओके, तो अब ये बताइए कि मतलब इस एग्जाम के साथ आप और किस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं? मतलब आपको कितना, मतलब इसका सिलेबस ओवरलैपिंग है कि नहीं? क्योंकि जब मैंने दिया था मुझे याद है तब मेरिट में आपका 75 नंबर्स प्रोफेशनल नॉलेज का रहता था और 50-50 क्वांट रीजनिंग और 25 इंग्लिश। बट आज की डेट में शायद, मुझे जितना श्योर तो नहीं हूं, बट ऐसा बताते हैं जूनियर्स की मेरिट आपकी टेक्निकल से बनती है, बाकी सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो पीओ और इनकी तैयारी कर सकते हैं कि नहीं? एस्पिरेंट जरूर कर सकते हैं, साथ में होता ही है। मतलब मेरा भी पीओ में हुआ था, क्लर्क में हुआ था। अच्छा, आपका पीओ में सिलेक्शन था? हुआ था, पीओ में ओके, सिमिलर मेरा भी, मेरे साथ भी बहुत कंफ्यूजन था कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो मतलब पीओ में ज्वाइन करूं कि ना करूं, या आईटी ज्वाइन करूं। तो हाँ, हम लोग, मुझे भी ये समझ में आता था। इस डोमेन में अगर आप आएंगे तो फिर एक तो आरआरबी वाला पूरा दे सकते हैं, रूरल बैंक्स वाले जो एग्जाम होते हैं, रूरल बैंक्स, उसका स्पेशलिस्ट हो गया, उसका क्लर्क हो गया, उसका पीओ हो गया, और आईपीएस का क्लर्क पीओ, तीनों हो जाएंगे। और अगर पीओ और आईटी ऑफिसर की जॉब को कंपेयर करें तो आप बताइएगा अगर मैं रॉन्ग हूं तो। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग बना कि पीओ की जॉब में ग्रोथ ज्यादा है, मतलब आप स्केल 1 to स्केल 2, फिर स्केल 2 to स्केल 3 कंपैरेटिवली फास्ट हो जाएंगे, बट वहाँ टारगेट्स भी ज्यादा हैं, प्रेशर ज्यादा है, थोड़ा प्रेशर ज्यादा है, और आपके पास स्टेबिलिटी नहीं है। आप पैन इंडिया कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, होने को ग्लोबली भी हो सकती है, बट प्रैक्टिकली हम देखें तो रूरल भी होगी। और आईटी ऑफिसर में आपका रूरल पोस्टिंग नेग्लिजिएबल, इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। और आपका, जैसे हम लोग हैं मुंबई में पोस्टेड हैं, या हैदराबाद, बैंगलोर, मतलब बहुत लिमिटेड मेट्रो सिटीज में हो सकती है। आप अपने घर के पास आपके कोई ZCC RCC है तो वहां हो सकती है, लेकिन रूरल पोस्टिंग तो नहीं है, ये बेनिफिट है। बट हाँ, ग्रोथ स्लो है। प्राइवेट सेक्टर अपॉर्चुनिटी, अगर आपको इन केस यू आर नॉट श्योर, आपको 4 साल बाद चूज करना है कि मुझे कितना पैसा चाहिए, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, तो आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। तो ये प्रोस कॉन्स मैंने भी उस समय काफी तौले थे। इसके अलावा भी आप कुछ है क्या पॉइंट्स ऐसा? बाकी ये है कि अगर इंटरेस्ट नहीं है, बहुत सारे नॉन बैंकर, मतलब बहुत सारे आईटी वाले होते हैं, उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता आईटी में काम नहीं करना है, उनको लगता है मुझे बैंकर बनना है, तो भी वो पीओ सेलेक्ट कर सकते हैं। जिनको पब्लिक डीलिंग पसंद है, जिन्हें लगता है कि मुझे काम करना है फील्ड में जा करके, उनके लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि सभी लोग आईटी वाले ऐसा तो नहीं, सबको टेक्निकल पसंद, सबको टेक्निकल में ही जाना है, और जिनको टेक्निकल से टच में रहना है उनके लिए आईटी बेटर है। प्रमोशन सही है, थोड़ा ज़्यादा पैसे चाहिए, जल्दी चाहिए, तो उसके लिए पीओ ही अच्छा है। ठीक है, आईटी में लेकिन स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। हम लोग का लोकेशन स्टेबिलिटी है, काम भी आपका अगर टेक्निकल पसंद है तो हाँ, वर्कलोड कम है भाई पीओ के मुकाबले, अच्छी लोकेशन मिलेगी हमेशा। अब मेरी दीदी है स्टेट बैंक में स्केल 3, तो वो बता दो उनको टारगेट्स रहते हैं, इतना लोन पूरा करना है। हमारे यहाँ पे टारगेट्स का नहीं है, लेकिन उतना एक्सपोजर भी नहीं है। और हमारे बैंक में भी मेरे कई जूनियर्स है, ऐसे राहुल एक है, और भी 2-3 ऐसे हैं जो पीओ की जॉब क्वालिफाई करने के बाद फिर आईटी में ज्वाइन करे हैं, क्योंकि वो उनको वर्क प्रेशर अवॉइड करना था। बट अब मिक्स्ड क्राउड है, हमारे साथ ऐसे भी कई एम्प्लॉय हैं वो रिग्रेट करते हैं कि दे शुड हैव गॉन फॉर पीओ जॉब, क्योंकि उसमें उनको घर के बाद पोस्टिंग मिल सकती थी, थोड़ा पावर रहता है। ब्रांच मैनेजर अगर आप हो, स्केल 2-3 ऑफिसर हो और ब्रांच मैनेजर हो, तो आपके पास काफी डिसीजन मेकिंग पावर है। आईटी में आपके पास वैसा कोई पावर नहीं है, ना वैसा कोई पब्लिक इंटरेक्शन है। ठीक है, थैंक यू अभिषेक फॉर ज्वाइनिंग अस।